हेलो दोस्तों। अभी तक हम KPTCL JEE 2017 पेपर के पार्ट 1 और पार्ट 2 में 52 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 53 से 75 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ट्रांसफॉर्मर ऑयल। ऑप्शंस हैं लोअर वोलेटिलिटी, हायर फ्लैश पॉइंट, मॉइस्चर टॉलरेंस एंड ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, एक गुड ट्रांसफॉर्मर ऑयल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हमारी तीनों की तीनों होती हैं। लोअर वोलेटिलिटी और हायर फ्लैश पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर ऑयल है वो हायर टेम्परेचर पे क्या होना चाहिए, स्टेबल, यानी कि स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। और हायर फ्लैश पॉइंट मीन्स कि दोस्तों साथ में हम जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हायर टेम्परेचर पे इजीली इवोपोरेट नहीं होना चाहिए ट्रांसफॉर्मर ऑयल। और साथ में मॉइस्चर के प्रति इसकी टॉलरेंस होनी चाहिए, मॉइस्चराइज नहीं हो जाना चाहिए ये। तो सारी की सारी हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर रिड्यूसेस द, ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, करंट, वोल्टेज एंड ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज को रिड्यूस करता है और करंट को इंक्रीज करता है। क्या करता है, वोल्टेज को डिक्रीज और करंट को इंक्रीज करता है। और दोस्तों जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइडियल शेप फॉर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। दोस्तों जो कोर होती है ट्रांसफॉर्मर का, उसका आइडियल शेप हमसे पूछ रहा है, आइडियल शेप किस तरीके का होना चाहिए। तो दोस्तों जो आइडियल शेप होता है वो होता है आपका सर्कुलर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। जो कोर होती है उसका आइडियल शेप सर्कुलर होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए 4-पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग ऑन 220 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज। दोस्तों पोल दे रखे हैं हमको यहाँ पे 4 पोल, कितने दे रखे हैं, 4 पोल, और स्पीड पूछ रहा है। अब आपको पता है स्पीड क्या होती है, 120 F/P। तो बहुत आसान है, बस वैल्यूज पुट करनी है। 120 F आपको 60 हर्ट्ज दे रखा है और पोल आपको 4 दे रखा है। तो आपका आंसर आ जाएगा 1800 RPM। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, 1800 रोटेशन पर मिनट। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। दोस्तों इनमें से पूछ रहा है कि सेल्फ स्टार्टिंग मोटर कौन सी है। ऑप्शन ए है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। दोस्तों ये तो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी इसका एक्सप्लेनेशन देती है कि सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती है। ऑप्शन बी है पॉलीफेज इंडक्शन मोटर। और सी में दे रखा है बोथ ए एंड बी, तो सी भी इनकरेक्ट हो गया। ओनली ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। जो पॉलीफेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडक्शन मोटर रोटर टाइप। दोस्तों इनमें से इंडक्शन मोटर रोटर टाइप कौन सी है। दोस्तों स्क्वायरल केज रोटर, बाउंड रोटर, दोनों के दोनों क्या हमारे इंडक्शन मोटर है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एमएनए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीसी मोटर्स। दोस्तों एमएनए पूछा है। जो एमएनए होता है आपका, उसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, डीसी मशीन्स की हम बात कर रहे हैं, तो डीसी मशीन्स में जो नॉर्थ और साउथ के जो परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती हैं आपकी, उसी को कहते हैं हम मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका, इसके परपेंडिकुलर होती है हमेशा जो एमएनए होती है। ये आपको ध्यान रखना, हमेशा फील्ड के परपेंडिकुलर होती है आपकी एमएनए। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर ब्रूसेस इन अ डीसी मोटर। दोस्तों जो डीसी मोटर में हम ब्रशेस यूज करते हैं वो हम यूजुअली कार्बन ब्रूसेस यूज करते हैं। कार्बन ब्रूसेस हम इसलिए यूज करते हैं दोस्तों क्योंकि इसकी सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है। एक तो लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी से हमको क्या फायदा होता है दोस्तों, लुब्रिकेटिंग होने के कारण दोस्तों जो फ्रिक्शन होता है वो हमारा कम होता है। दूसरा दोस्तों इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कॉपर या एल्यूमिनियम इनके कंपैरिजन में हाई होता है। तो जिससे क्या होता है, जो हमारी स्पार्किंग की प्रॉब्लम जो होती है वो क्या हो जाती है, सोल्व हो जाती है। इसलिए कुछ रीजंस हैं, इसलिए हम कार्बन ब्रूसेस को प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
What is the efficiency of a generator which delivers 30 ampere at 150 volt when supplied with a mechanical energy at the rate of 5000 joules per second? दोस्तों यहाँ पे आपको एफिशिएंसी पूछा है। एफिशिएंसी यानी कि आउटपुट बाय इनपुट होता है। अब दोस्तों आउटपुट में क्या डिलीवर कर रहा है? 30 एम्पियर एट 150 वोल्ट, तो 30 इंटू 150, और इनपुट में क्या आपका एनर्जी 5000, और परसेंटेज के लिए दोस्तों 100। अब आप सोल्व कीजिए तो आपका ये आ जाएगा दोस्तों 90%। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट, 90% एफिशिएंसी आपकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय टैकोमीटर? दोस्तों टैकोमीटर कुछ इस तरीके का दिखता है। आपने ये जब बीटेक में थे उस टाइम पे इसका एक प्रैक्टिकल भी किया होगा। ऑप्शंस है, रेट ऑफ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, स्पीड ऑफ चेंज इन द करंट, रोटेशन स्पीड ऑफ ए शाफ्ट, एंड ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों जो टैकोमीटर होता है वो हम रोटेशन स्पीड को मेजर करने के लिए यूज में लेते हैं। किसको? रोटेशन स्पीड ऑफ शाफ्ट। तो ध्यान रखना, रोटेशन स्पीड ऑफ शाफ्ट को मेजर करने के लिए हम टैकोमीटर का यूज लेते हैं, स्पीड मेजर करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द एरिया अंडर द लोड कर्व? दोस्तों ये लोड कर्व आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ग्राफ में। तो जो एरिया होता है इसके अंडर में, यही हमसे पूछा है कि ये किसके इक्वल होता है। तो दोस्तों ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, पीक डिमांड, एवरेज डिमांड, डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एंड द पीक डिमांड, एंड नन ऑफ दीज। दोस्तों जो ये एरिया होता है ये आपका इक्वल होता है एवरेज डिमांड के। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर आपसे कभी पूछता है कि एवरेज डिमांड निकालिए, लोड कर्व दे देता है, तो एवरेज डिमांड के लिए क्या करिए आप? एरिया निकाल दीजिए ग्राफ का, वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पावर प्लांट इज नॉट यूज्ड एज ए बेस लोड पावर प्लांट? दोस्तों यहाँ पे बोला है कि बेस लोड पावर प्लांट, इनमें से कौन सा यूज नहीं करते हैं हम? दोस्तों बेस लोड पावर प्लांट जो होते हैं वो ऐसे होने चाहिए जो कि कंटिन्यूअसली हमको पावर सप्लाई दे सके, यानी कि इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए हमको पावर सप्लाई दे सके। तो ऐसे कौन से प्लांट हो सकते हैं दोस्तों? रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट, तो ये आपका क्या है? बेस पावर प्लांट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बेस पावर प्लांट है, लेकिन पंप्ड स्टोरेज पावर प्लांट को दोस्तों हम एज ए बेस लोड पावर प्लांट नहीं यूज कर सकते हैं। इसको हम यूज कर सकते हैं पीक लोड पावर प्लांट के लिए। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पंप्ड स्टोरेज पावर प्लांट इनमें से हमारा बेस लोड पावर प्लांट नहीं है। तो क्या हो सकता है? ये पीक लोड पावर प्लांट हो सकता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलो कैलोरीज? दोस्तों यहाँ पे पूछा 1 किलोवाट आवर जो होता है उसमें कितनी कैलोरीज होती है, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों आपको जो कैलोरीज होती है 1 किलोवाट आवर में वो याद रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, 859.8 किलो कैलोरीज होती हैं। याद रखना है 859.8 किलो कैलोरीज होती हैं आपकी 1 किलोवाट आवर में। ये किलो में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए टर्बाइन? ऑप्शंस हैं, बैटरी, ट्रांसफॉर्मर, विंडमिल, एंड नन ऑफ दीज। दोस्तों तो बहुत ही इजी ऑप्शन छांट के ही आप आसानी से बता सकते हैं कि जो विंड मिल है आपका वो एग्जाम्पल है टरबाइन का। वैसे दोस्तों इसके अलावा भी जो हम हाइड्रो पावर प्लांट में टरबाइंस यूज लेते हैं उनके कुछ नाम है, वो भी आप याद रखिए। एक आपका क्या होता है? एक कैल्पन टरबाइन होता है आपका दोस्तों, एक फ्रांसिस टरबाइन होता है, एक आपका कौन सा होता है? पेल्टन टरबाइन। ये कुछ तरीके के टरबाइन और होते हैं आपके, लेकिन इस ऑप्शन के लिए हमारा विंड मिल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप? इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे सेटअप किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था आपके तारापुर में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है, कहाँ पे किया गया था? तारापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फेरेंटी इफेक्ट? दोस्तों यहाँ पे फेरेंटी इफेक्ट वर्ड है। फेरेंटी इफेक्ट का मतलब ये है दोस्तों, अगर हमारा ये सोर्स एंड है दोस्तों और यहाँ पे लोड एंड है, यहाँ पे आपका लोड कनेक्टेड है, सोर्स ऑन वोल्टेज Vs है दोस्तों, यहाँ पे VR वोल्टेज है आपका दोस्तों, और यहाँ पे आपका बीच में क्या है? इंडक्टेंस है और कुछ कैपेसिटेंस है।
तो दोस्तों जब हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज अगर हायर हो जाता है सेंडिंग एंड वोल्टेज से, तो ऐसी जो इफेक्ट होता है उसको कहते हैं फेरांटी इफेक्ट। और दोस्तों जो ये फेरांटी इफेक्ट होता है ये हमारा होता है लाइटली लोडेड कंडीशंस में। कब? जब लाइटली लोड हो हमारे, तब ये हमारा अकर होता है। और ये किसके कारण होता है? इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों के कारण होता है हमारा। तो ऑप्शन बी आपका, सॉरी सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ HVDC ट्रांसमिशन? दोस्तों हमसे पूछा कि इनमें से HVDC ट्रांसमिशन का डिसएडवांटेज कौन सा है? द कन्वर्जन इज डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। AC से DC में कन्वर्ट करना, फिर DC से AC में कन्वर्ट करना फिर से, तो ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है और डिफ़िकल्ट भी है। दोस्तों जब हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो वैसे हमारा जो जनरेशन होता है वो AC जनरेशन होता है। अब ट्रांसमिट करने के लिए पहले AC को DC में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं घर में वो AC पे वर्क करते हैं, तो फिर से DC से AC में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है और बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ता है, इसलिए ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है देयर इज़ ओनली अ लिमिटेड ओवरलोड कैपेसिटी। दोस्तों इसमें DC में जो HVDC ट्रांसमिशन है, इसमें हम ओवरलोड की जो कैपेसिटी होती है वो भी लिमिटेड होती है, लेकिन AC में हम काफ़ी हद तक ओवरलोड कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बोथ A एंड B, ये दोनों डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज MCB? MCB का फुल फॉर्म होता है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आपके घरों में दोस्तों एनर्जी मीटर के बाद एक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगा रहता है। जब भी कभी भी घर में कोई फॉल्ट आता है, तो वहां से क्या हो जाता है, MCB ट्रिप हो जाती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम? वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है दोस्तों। तो वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है आपका? 1। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कन्वर्ट ए टेम्परेचर ग्रेडियंट इनटू इलेक्ट्रिसिटी? दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो टेम्परेचर को आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है? तो दोस्तों ऑप्शंस हैं थर्मिस्टर, थर्मोकपल, थर्मोमीटर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो आपका थर्मोकपल है वो टेम्परेचर से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। थर्मोकपल कुछ दोस्तों इस तरीके का आपने देखा होगा। एक आपका हॉट जंक्शन होता है, दूसरा आपका क्या होता है, कोल्ड जंक्शन होता है। तो दोस्तों जो हॉट जंक्शन होता है उसकी साइड से हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, और इन हॉट और कोल्ड के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है, मान लीजिए TH है और ये TC है, जो TH माइनस TC, इन दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है हॉट और कोल्ड का, उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और एक EMF आपका यहाँ पे इंड्यूस्ड होता है दोस्तों। जो EMF इंड्यूस्ड होता है दोस्तों उसको कहते हैं हम थर्मोकपल इंड्यूस्ड EMF, क्योंकि थर्मोकपल में हो रहा है। तो दोस्तों अभी पता चल गया आपको कि टेम्परेचर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है वो कौन सा डिवाइस है, थर्मोकपल। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ इंटेंशनली इंट्रोड्यूसेस impurities into an extremely pure semiconductor for the purpose of modulating its electrical properties is called। दोस्तों एक प्योर सेमीकंडक्टर है, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं, इम्प्योरिटीज जो ऐड करते हैं वो करते हैं 13th ग्रुप की और 15th ग्रुप की। ये किस में करते हैं? 14th ग्रुप में। हम 14th ग्रुप जो हमारा दोस्तों वो होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये वाला जो ग्रुप होता है ये आपका 14th ग्रुप होता है। इसमें हम 13th और 15th ग्रुप की इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज की प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। और डोपिंग करके क्या करते हैं दोस्तों, हम N टाइप और P टाइप के सेमीकंडक्टर्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल फ्लक्स इमिटेड बाय लाइट हैविंग 49 कैंडल पावर? तो दोस्तों जो 49 कैंडल पावर आपको यहाँ पे दे रखी है और पूछा है टोटल फ्लक्स कितना इमिटेड होगा। तो फ्लक्स इमिटेड के लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों 4 पाई इंटू जो आपका कैंडल पावर है वो, तो 4 पाई इंटू कैंडल पावर यानी 49। अब जब आप इसको सोल्व करोगे
तो आपका आंसर आएगा 616 ल्यूमेंस। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। दोस्तों जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है दोस्तों आपका, उसमें जो आउटपुट होता है और जो इनपुट होता है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि आउटपुट का कुछ भी इनपुट से लेना देना नहीं है। लेकिन जो आपका क्लोज लूप सिस्टम होता है दोस्तों, उसमें क्या करते हैं, हम आउटपुट का कुछ पार्ट लेते हैं फीडबैक के तौर पे और इनपुट में फीडबैक कर देते हैं। दोस्तों यही डिफरेंस है अपना मेन ओपन लूप और क्लोज लूप में। तो इनमें से हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है। ऑप्शन है ब्रेड टोस्टर, स्प्रिंकलर, ऑर्डिनरी वॉशिंग मशीन एंड ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों ये सारे के सारे क्या हमारे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों कुछ अगर कमी रह गई हो तो कमेंट ज़रूर करें, और कुछ दूसरा पेपर आपको अगर डिस्कस करना हो, एनालिसिस करना हो तो उसको भी कमेंट करें, वो भी मैं करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।